अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। स्टूडेंट्स आज हम ना फिजिक्स का टॉपिक करेंगे 5.5 दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके लेवल तक जाके इतना समझा पाऊं ताकि आप स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के अंदर कोई भी परेशानी कभी भी ना फेस करनी पड़े। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप स्टूडेंट्स से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये जो टर्म है इनर्शिया, मैंने आपको कहा था कि इनर्शिया को इनर्शिया मत पढ़ा करें, इसको इनर्शिया बोला करें, ठीक है। तो ये टर्म आपने याद है कहां पे सीखी थी? चैप्टर नंबर 3 में, इसी सब्जेक्ट के अंदर न्यूटन का जो पहला कानून है, पहला जो लॉ है, उसके अंदर आपने ये टर्म इनर्शिया की पढ़ी थी। तो पहले आपको इनर्शिया का मतलब आना चाहिए। इनर्शिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें, हमने ये पढ़ा था इनर्शिया का क्या मतलब है? जिद। मैंने ये कहा था इसका क्या मतलब है? जिद। जैसे मिसाल के तौर पर जिद किसकी? किसी भी अजसाम की जिद अपनी वेलोसिटी को, अपनी स्पीड को चेंज करने की जिद, इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ट्रक है और एक मेरे पास साइकिल है। तो मुझे एक बात बताएं, मैं ट्रक को आसानी से उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता हूं कि साइकिल की स्पीड को आसानी से इंक्रीज कर सकता हूं? तो आप स्टूडेंट्स को भी ये पता है कि साइकिल अपनी स्पीड जो है वो आसानी से बढ़ा सकता है, ट्रक जो है वो जिद करेगा, वो इनर्शिया करेगा, क्या वो अपनी स्पीड को इतनी तेजी से नहीं बढ़ाने देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रक की जो इनर्शिया है वो ज्यादा है या साइकिल की? तो आप कहेंगे ट्रक हैज मोर इनर्शिया। इसी तरह अगर सामने से ट्रक और साइकिल आ रही है तो मैं दोनों को कम करना चाहता हूं, उसकी स्पीड को कम करना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं, तो मैं आसानी से किसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकता हूं? साइकिल की या ट्रक की? आप स्टूडेंट्स कहोगे साइकिल की। तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है ट्रक की स्पीड को मैं इतनी आसानी से मैं उसकी स्पीड को क्या नहीं कर सकता? डिक्रीज नहीं कर सकता। तो यहां पर अब आप देखो तो इनर्शिया ज्यादा किसका है, यानी कि कौन जिद कर रहा है? इन दोनों में से कौन जिद कर रहा है अपनी स्पीड को इंक्रीज करने में भी, अपनी स्पीड को डिक्रीज करने में भी? तो ट्रक हैज मोर इनर्शिया। ये आपने कहां पे पढ़ा था? ये आपने चैप्टर नंबर 3 में न्यूटन के पहले लॉ के अंदर ये सीखी थी बात, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, अब आप ये कह सकते हो कि ये जो ट्रक है ये ज्यादा इनर्शिया शो कर रहा है, क्यों? वजह क्या है? इसकी वजह ये है स्टूडेंट, क्योंकि ट्रक का जो मैस है वो ज्यादा हैवियर है देन साइकिल, ठीक है। तो मैस, इसका मतलब है इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है मैस के ऊपर। ये मैंने जब न्यूटन का पहला लॉ था तब भी मैंने आपको ये बताया था, इनर्शिया टोटली डिपेंड करता है मैस का। जिस जिस्म का मैस, जिस बॉडी का मैस ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिस बॉडी का मैस कम उसका इनर्शिया कम, मींस उसकी जिद कम। जिद कम किस सेंस में? कि वो अपनी स्पीड ना तो इंक्रीज कर सकता है इतनी जल्दी से, ना ही डिक्रीज करेगा इतनी जल्दी से, क्योंकि वो आगे से जिद शो करता है, मजाहमत शो करता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया तो मैंने आपको बता दिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है? देखें, अगर वो बॉडीज जो घूम रही हो, रोटेट कर रही हो, घूमती हुई बॉडी अगर इनर्शिया शो करें तो याद रखिएगा उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी तक हम जो इनर्शिया पढ़ के आए न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर, वो हमारा कौन सा इनर्शिया था? लीनियर इनर्शिया। तो मैं इसको कह देता हूं, ये मेरे पास कौन सा इनर्शिया था? लीनियर इनर्शिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रोटेशनल या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने आपको अभी बताया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडीज घूमती हुई जिद शो करें, जैसे मिसाल के तौर पर पंखे की मिसाल ले लें इसमें, जैसे कोई भी आप वो बॉडी ले सकते हो, व्हील ले सकते हो, पहिया ले सकते हो। तो अगर कोई भी बॉडी आपको वो घूम रही है, रोटेशन में है, और रोटेशन में वो आपको स्पीड को बढ़ाने में या स्पीड को कम करने में स्टूडेंट्स जिद शो करे, मजाहमत करे, वो इतनी जल्दी से मतलब वो इतनी जल्दी से स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज ना करने दे, तो याद रखिएगा
ऐसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा, सिर्फ आपने अभी तक अपने माइंड में यही रखना है, ठीक है ना। तो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी हम डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन जो है वो समझिएगा, फिर आपकी बुक की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ability to resist the angular acceleration। अच्छा, किसी भी बॉडी की वो सलाहियत जिसमें वो मजाहमत करती है एंगुलर एक्सेलरेशन में। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे स्पीड इंक्रीज हो या स्पीड डिक्रीज हो, अगर कोई बॉडी उसमें घूमते हुए मजाहमत करे, घूमते हुए जिद शो करे ज्यादा, तो सर वो कहलाती थी हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन, मुझे एक बात बताएं, अगर चेंज इन स्पीड हो, स्पीड इंक्रीज करनी हो, तो याद है उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। स्पीड और वेलोसिटी का ताल्लुक सेम है, मैंने समझाया भी था आपको। लेकिन अगर चेंज इन वेलोसिटी आ रही हो यानी कि चेंज इन स्पीड आ रही हो, तो वो किस में डिपेंड करते हैं, वो हम किस में मेजर करते हैं, क्या हम उसको एंगल एक्सेलरेशन नहीं कह सकते। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि हम घूमती हुई, रोटेट करती हुई बॉडीज का की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई बॉडीज जिनके दरमियान एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है घूमते हुए, तो याद रखिएगा अगर वो रेजिस्ट करें, वो बॉडीज रेजिस्ट करें, तो वो उनका क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसके स्टूडेंट एक और डेफिनेशन भी है जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन मैं इस डेफिनेशन को ना बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं जो कंसेप्ट है मैं 5 मतलब डिफरेंट पीसेस में आपसे शो करूंगा। पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, अब हम सेकंड बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो देखिएगा मैं लिखता हूं एक्सप्लेनेशन। ये आपका जो पेज है ना 108, उसके ऊपर आपको ये एक्सप्लेनेशन मिलेगी। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपके पेज 108 के ऊपर एक पिक बनी हुई है, वो कहता है कि एक आपके पास ना बहुत लाइटर, बहुत स्मॉल, बहुत कम मैस का ना एक पॉइंट है, बहुत कम मैस का एक क्या है, पॉइंट है। वो एक ऐसे रॉड से जुड़ा हुआ है, एक ऐसे रॉड से अटैच है स्टूडेंट, जिसका वेट भी बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिएगा कहता है अगर इसके ऊपर फ्रिक्शनलेस फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की जाए तो क्या होगा। कहता है तो ये रोटेट करेगा तो इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी ने सेंटर से, इसका रेडियस जो है वो आर कहलाएगा। इसका मतलब है इसके अंदर एक और टर्म यूज करेंगे हम, आर। रेडियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूं अभी आपको। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इस बॉडी के अंदर ये जो आपकी पिक भी बनी हुई है, आपकी बुक में भी पिक बनी हुई है, इसके अंदर आप क्या देखोगे, आप उसने ये लाइनें यूज की हुई हैं कि एक मेरे पास पॉइंट है जिसका मैस बहुत कम है, वो रोड जो है वो उसका जो मैस है वो भी बहुत ज्यादा लाइटर है, और हमने फ्रिक्शनलेस फोर्स से उसको क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू, जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहलाता है, जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, उसको रोटेट करने की कोशिश करते हो, तो उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। मींस उसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होगी, मींस वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ठीक है, तो यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसको जरा आपने अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे से। अब हम ये जो F, यहां पे F इज इक्वल टू एम ए, एफ मीन फोर्स, एम इज मैस, ए मींस एक्सेलरेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम रोटेटरी बॉडीज की बात कर रहे हैं। हम इनर्शिया किसमें प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो बॉडीज जो घूम रही हैं। लेकिन हमने जो न्यूटन का सेकंड लॉ ये मैं आपके सामने जो प्रेजेंट किया है, ये लीनियर बॉडीज के ऊपर ये लॉ बना था, ठीक है ना। लेकिन जब यही बॉडीज रोटेट करती होंगी, जैसे ये आपकी पिक में है, कहता है जब हम इस पॉइंट को रोटेट कराते हैं तो ये किस डायरेक्शन में चले जाता है, ये डायरेक्शन चले जाता है अलोंग द टेंजेंट। आपकी बुक में लिखा हुआ है अलोंग द टेंजेंट। ये मैंने बताया था, जब भी आप किसी भी एंगुलर एक्सेलरेशन हो,
एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो, याद रखिएगा उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती थी, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। अगर डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी, ये अलोंग द टेंजेंट चल जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन भी अलोंग द टेंजेंट ही प्रोड्यूस होगा और फोर्स भी जो लगेगी वो भी अलोंग द टेंजेंट ही लगेगी। तो इस टर्म को आप इस तरह लिखोगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, और यहां पे टी इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। जो एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट प्रोड्यूस हो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, अब आप स्टूडेंट्स को ये एटी जो है, ये जो टर्म है आपकी एटी, एक्सेलरेशन इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैसे करेंगे आप देखिए स्टूडेंट्स। एक बात को आपने ना अंडरस्टैंड मजीद यहां से करना है। हमने ना एक रिलेशनशिप पढ़ा था, यही टॉपिक, इन्हीं टॉपिक के अंदर से चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें हमने लीनियर क्वांटिटी, लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप विद एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा था। तो उसमें आपने ये टर्म सीखी थी कि हमारे पास ए टी इज इक्वल टू आर ओमेगा हो सकता है, ठीक है। अब इस आर, इसका मतलब है ए टी की जो वैल्यू है वो होती है आर ओमेगा, यानी कि ए खाली ए का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। ओमेगा का क्या मतलब होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और याद है ओमेगा के साथ हमेशा आर जो था वो मल्टीप्लाई खाता था उन रिलेशनशिप के अंदर। अब ये एटी की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एम, एटी की जगह आएगा आर ओमेगा। ले स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास ये रिलेशनशिप को मैंने इस तरह प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स, अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन लेके आना चाह रहा हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल भी चाहिए। वो क्या है, वो अल्फा है मेरे पास, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन अल्फा को मैं खाली नहीं लिख सकता, उसके साथ मुझे आर पुट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पे ना आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को विद आर बोथ साइड्स। ये क्यों करने लगे हैं देखिएगा, मैंने जब आर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, तो मेरे पास बन गया आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब ये आपकी क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। अब आप स्टूडेंट्स देखो, आर एफ, आर एफ ये आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, आप पढ़ा है क्या फार्मूला, ये फार्मूला है आपका टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। तो यहां पे मैं आर एफ की जगह लिख सकता हूं टॉर्क, जी बिल्कुल, मैंने टॉर्क लिख दिया, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टॉर्क की मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास टॉर्क, ये टॉर्क की मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन आपको क्या जाहिर कर रही है, ये इक्वेशन आपकी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन को मैं मजीद भी डिराइव कर सकता हूं, वो कैसे स्टूडेंट्स देखिएगा। मेरे पास एम आर स्क्वायर, मेरे पास क्या है, एम आर स्क्वायर। एम मींस क्या है, मैस, आर मींस क्या है, रेडियस। ये देखें, ये इसी पिक्चर के अंदर आपको बताया था कि ये जब पॉइंट जो है वो अलोंग द टेंजेंट जाएगा, तो इसका जो जमीन के सेंटर से फासला बनेगा वो आर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो एम आर स्क्वायर है, जो हमारा इनर्शिया था लीनियर बॉडीज के अंदर, वो किस पर डिपेंड करता था, मैस के ऊपर। लेकिन हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेटरी घूमती हुई बॉडी में जो डिपेंडेंसी है किसकी, इनर्शिया की, वो किसके ऊपर है, एम के ऊपर है और आर स्क्वायर के ऊपर है। तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ये एम आर स्क्वायर मेरा क्या है, ये मेरा इनर्शिया है, ठीक है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं इसको, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई मींस स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंबल होता है ना, इसको भी याद रखिएगा, ये आपके पास होता है एम ओ आई, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ये इसका सिंबल होता है। तो मैंने ये इक्वेशन क्या बना ली, ये इक्वेशन मैंने बना ली फॉर द रोटेटरी बॉडीज, किसकी इक्वेशन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये तो होगी आपकी एक्सप्लेनेशन, ये कंप्लीट आपको आपकी बुक में मिल जाएगी। मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छी तरह गाइड करने की। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, यानी कि इस कंसेप्ट की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं यहां पे हेडिंग देने लगा हूं सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस। अब देखो, हमारे पास जो आई है, हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो इक्वेशन आई है, वो हमारे पास आई है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, वो था एफ इज इक्वल टू एम
ए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है इन द कांसेप्ट ऑफ लीनियर इनर्शिया, ठीक है ना। और ऊपर वाला मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास स्टूडेंट एक इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन इनर्शिया की है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो समझो रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ना एक चीज आपकी बुक में लिखी हुई है कि ये जो टॉर्क है ना, ये जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, F इज इक्वल टू एम ए के ऊपर। ये क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 108 पेज के ऊपर ये चीजें आपको लिखी हुई हैं। अब देखिएगा इन दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है। फर्क दिखने में ये दोनों इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा चेंज फील होंगी, लेकिन ऑलमोस्ट ये सेम ही है। अभी मैं आपको बताता हूं ये कैसे सेम है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें फ्रिक्शन फोर्स को देखें, फोर्स की जगह, लीनियर फोर्स की जगह हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स हमारे पास क्या है, टॉर्क। हमारे पास था लीनियर मैस की जगह हमने क्या पुट किया, मैस की जगह हमारे पास आ गया आई मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, आई इक्वल होता है एम आर स्क्वायर के। ये मैंने अभी इस इक्वेशन में आपको बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अल्फा रह गया, अल्फा ए रह गया, ए मींस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ यहाँ पे क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। और लीनियर एक्सेलरेशन की हमने बात नहीं करनी, हमने इसको एंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो ए किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा में। तो स्टूडेंट्स ये तमाम चीजें आपकी ये देखें बिल्कुल सिमिलर शो करती हैं। फोर्स को हमने ले लिया टॉर्क में, हमने मैस को ले लिया स्टूडेंट्स आई में मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, हमने ए को ले लिया इसको एक्सेलरेशन को ले लिया अल्फा के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्या थी, ये आपकी थी सिग्निफिकेंस। तो यहां पे हम एक दफा मैं लिख के भी आपको बता देता हूं, F इज इक्वल टू टॉर्क, M इज इक्वल टू M। अब यहाँ पे M नहीं लिखते, यहाँ पे I लिख देते हैं, क्योंकि M मींस इनर्शिया ही है ना, मास इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो I इज इक्वल टू मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास है M और स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मेरे पास अल्फा आ गया। ये आपकी क्या है, सिग्निफिकेंस है। अब हम नंबर थर्ड पे बात करते हैं, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी डिपेंडेंसी की, यानी कि ये जो कंसेप्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिखता हूं डिपेंडेंसी। अब देखिएगा आपने नहीं ये हेडिंग्स लिखनी, मैं बस आप अपने टॉपिक को ना आपके माइंड में फिट करने के लिए ये छोटे छोटे से ना पॉइंट बना रहा हूं। अब देखिएगा ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। अब ना स्टूडेंट्स एक बात को अंडरस्टैंड करें, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उन बॉडीज के ऊपर जो रोटेट कर रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अगर मेरे पास एक फैन है, जो कि बहुत ही लाइटर वेट का है, मेरे पास एक और फैन है जो कि बहुत हैवी है, बहुत भारा है। तो मुझे बताए कौन सा फैन है ऐसा है जो रोटेट ज्यादा तेजी से करेगा। जिस फैन का मैस बहुत ज्यादा कम है, जिस फैन का मैस बहुत ज्यादा होगा, वो मजाहमत करेगा, वो इनर्शिया शो करेगा, ज्यादा मोर इनर्शिया शो करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका मैस ज्यादा है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि इनर्शिया जो है वो मैस के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन ये साथ में स्टूडेंट्स आर स्क्वायर मींस रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसी चीज को हम लिखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस आई जो है वो एक तो मैस के ऊपर डिपेंड करता है, एक ये आई डिपेंड करता है आर स्क्वायर के। तो ये मैं आर स्क्वायर बताने लगा हूं। देखें हमने ये पढ़ा हुआ था कि इनर्शिया मैस के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमने न्यूटन के सेकंड कानून में भी पढ़ा था, जो कि हमारे पास था F इज इक्वल टू ma, या फर्स्ट लॉ में भी हमने पढ़ा था इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब कोई बॉडीज रोटेशन में है, घूम रही है, फिर भी उनका जो इनर्शिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैस के ऊपर तो डिपेंड करेगा। यानी कि जिसका जितना ज्यादा मैस, वो उतनी ज्यादा आसानी से वो चीज रोटेट करेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और वो उतनी ज्यादा डिफिकल्ट से मूव करेगी। लेकिन जिसका जितना मैस कम, वो उतनी ही ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगी, मूव करेगी, मोशन में आएगी। लेकिन जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर का क्या मतलब है, सेंटर से फासला मींस क्या इसका हुआ। देखिए आर का मतलब ये होता है कि अगर एक बॉडी जितनी ज्यादा सेंटर से जुड़ी हुई है, अगर एक बॉडी
जितना ज्यादा उसका मैस जो है, चाहे वो उसका मैस कम है चाहे उसका मैस ज्यादा है, वो जितना ज्यादा सेंटर में है, याद रखिएगा वो बॉडी उतनी ज्यादा आसानी से मूव करेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जैसे फैन अगर आप देख लो तो फैन का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, जो दरमियान वाला हिस्सा होता है वो ज्यादा हैवी होता है, पर इतने ज्यादा हैवी नहीं होते। क्यों? क्योंकि पर भी तो हैवी रख सकते हैं, ताकि जितने हैवी पर रखेंगे उतनी ज्यादा तेज हमें हवा आए, उतनी ज्यादा हवा जो है वो फैले। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं किया जाता, क्योंकि अगर पर को भी हम हैवी रख देंगे, दरमियान वाले पोर्शन को हैवी रख देंगे, तो इसका दरमियान वाले पोर्शन को हम लाइट रखेंगे, मतलब इतना ज्यादा हल्का रखेंगे, लेकिन फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका जो फैन है स्टूडेंट्स वो तेजी से मूव ही नहीं कर पाएगा, एक्सेलरेट ही नहीं कर पाएगा, वो टाइम कंज्यूम करेगा। इस वजह से फैन का जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, उसको ज्यादा भारी भारी तो होता है लेकिन उसको सेंटर में बिल्कुल रखा जाता है। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसके बिल्कुल सेंटर में, ऐसे वो रोड के सेंटर में जुड़ा होता है। इसी तरह मैं आपको बताता हूं, जैसे गाड़ी के अगर टायर की एग्जांपल है, तो गाड़ी के जो टायर हैं, अगर कोई गाड़ी ऐसी है जिसके टायर को ना बहुत जल्दी से रोटेट करना है, तो क्या करते हैं, जब टायर बनाते हैं तो उसके जो रिम है ना, गाड़ी के जो रिम है टायर के दरमियान, जो टायर के सेंटर में लगे होते हैं, वो ज्यादा हैवियर रखे जाते हैं, क्योंकि सेंटर में रखे जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि इन रिम को हम सेंटर में इस वजह से रख रहे हैं ताकि ये जो टायर है वो बहुत तेजी से और बहुत आसानी से ये रोटेट करे। तो जो चीज जितनी आसानी से रोटेट करती है उसके अंदर इनर्शिया बहुत थोड़ा होता है। जो चीज जितनी आसानी मजाहमत करती है, वो इतनी आसानी डिफिकल्ट, वो जो मूव करने में डिफिकल्टी शो करे, वो इसका मतलब क्या होता है, वो चीज जो है वो ज्यादा इनर्शिया शो कर रही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपने टर्म को याद रखना है। डिपेंडेंसी में यही दो चीजें हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैस के ऊपर डिपेंड करता है, और ये मतलब सेंटर से फासले के ऊपर, यानी कि आर स्केयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि हमें ज्यादातर सेंटर में ही रखना चाहिए अपने बॉडी का जो जितना भी वेट है वो ज्यादा है या कम है, उसको सेंटर में रखना चाहिए, एक्सिस के सेंटर में रखना चाहिए। अब हम क्या बात करेंगे? अब देखें, अभी तक हमने क्या कर लिया, डेफिनेशन कर ली, एक्सप्लेनेशन कर ली, हमने सिग्निफिकेंस कर ली, हमने स्टूडेंट से डिपेंडेंसी कर ली। अब ये सारी चीजें ना आपको आपके पेज नंबर 108 के ऊपर ये डिटेल में ऐसे ही लिखी हुई हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ये जो टर्म है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कि इसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इस टर्म को हम सीखते हैं। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, लेकिन उससे पहले देखें, मैंने आपको बताया कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मैस के ऊपर और आर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है ना, सेंटर से फासला कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो सेकंड डेफिनेशन है आपकी बुक में लिखी हुई, तो वो हम कर लेते हैं। वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वो डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोडक्ट ऑफ, ये हो जाएगी द प्रोडक्ट ऑफ mass and square of center of circle is called inertia। ठीक है ना, बात को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। देखें, लीनियर इनर्शिया जो है वो सिर्फ मैस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मैस, याद रखिएगा, वो चीज उतनी ही ज्यादा जिद शो करेगी मूव करने में। ठीक है ना, और जो चीज जितनी ही ज्यादा लाइटर होगी वो उतनी ही ज्यादा जिद नहीं शो करेगी, वो उतनी ही कम जिद शो करेगी इन टर्म ऑफ लीनियर इनर्शिया में। लेकिन इन टर्म ऑफ हम मूवमेंट ऑफ रोटेटरी बॉडीज के अंदर अगर इनर्शिया देखें, तो जो चीज जितना ज्यादा, जिसका मैस जितना ज्यादा सेंटर में होगा, वो चाहे मैस हैवियर हो चाहे मैस लाइटर हो, वो उतनी ज्यादा आसानी से मूव करेगी। यानी कि उसमें इनर्शिया, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कम होगा। लेकिन यही अगर कोई बॉडी जितनी ज्यादा उसका जो मैस है वो सेंटर में ना हो, इर्द गिर्द हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर हो, तो याद रखिएगा वो चीज उतनी ज्यादा मजाहमत शो करेगी, वो ज्यादा आसानी से रोटेट नहीं करेगी। इसकी मिसाल इस तरह मैं दे सकता हूं आपको, जैसे एक शख्स हो, वो रोप के ऊपर चल रहा हो, रस्सी के ऊपर चल रहा हो, तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा उसके हाथ में ना, ताकि वो, अच्छा, वो जब चलेगा तो उसके तो रोटेट करने के चांसेस हैं, मतलब उसके गिरने के चांसेस हैं। ठीक है ना, वो रोटेट की टर्म में उसको देखा जाता है। लेकिन फर्ज करें उसके हाथ में अगर एक रोड पकड़ा दिया जाए जो कि काफी काफी ज्यादा लेंथ का हो, तो याद रखिएगा उसका जितना भी मैस है ना, उसकी बॉडी का जितना भी मैस है वो उस रोड के ऊपर आ जाता है, वो इंसान स्टेबल होकर चलना शुरू कर देता है,
रोप के ऊपर, ठीक है ना, रस्सी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो जो चीज है, मतलब जो मतलब ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये स्टूडेंट्स डिपेंड आपके मैस के ऊपर नहीं सिर्फ करता, ये मैस के साथ साथ ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो मैस जो है वो सेंटर में है कि नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखें हमने क्या करना था, अभी हमने करनी थी कैलकुलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना बहुत तवज्जो से। देखें कैलकुलेशन में ना सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड आपने करना है। मेरे पास ना एक रोड है, मेरे पास ना एक रोड है, तो रोड की जब मैंने कैलकुलेशन की इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो मेरे पास उसमें क्या आया, मेरे पास उसकी वैल्यू आई 1/12 mr/l²। ओके स्टूडेंट्स, अब ना मैंने क्या किया, अब मैंने एक डिस्क ली, तो डिस्क की जब मैंने ली ना, डिस्क इस तरह की होती है, ठीक है ना। अब ये जो डिस्क है ना, इसका जो मेरे पास आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मेरे पास आया, यानी कि आई मेरे पास इज इक्वल टू आया 1/5 mr²। 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू 0.5 mr²। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी देखिएगा। अब ये डिस्क की दरमियान वाली जो सतह है ना, इसको अगर हटा दें तो ये एक बिल्कुल ऐसे रिंग बन जाती है, ये ऐसे रिंग बन जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर मैं एक रिंग का देखना चाहूं, एक रिंग का मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहूं, तो वो मेरे पास आता है I इज इक्वल टू mr², ठीक है। अब यही मेरे पास एक स्फेयर हो, तो स्फेयर का मेरे पास क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा 0.4 mr²। अब ना ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये मेरे पास एक ऐसी बॉडीज हैं जो कि एक शेप में है, वो बॉडीज जो कि एक ज्योमेट्रिक शेप में हो, जो कि जिनकी एक शेप हो, याद रखिएगा उनका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसका जो मैस होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा। जैसे लाइक आप देख लो, डिस्क की बात कर लो, जैसे आप रिंग की बात कर लो, जैसे आप स्फीयर की बात कर लो। तो देखिए अब यहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये तीनों चीजों में से किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, कौन सी चीज, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे देख सकते हैं ना, जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, याद रखिएगा वो तेजी से रोटेट करेगी, ठीक है ना, आसानी से और तेजी से रोटेट करेगी। जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो तेजी से रोटेट नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम पहाड़ के ऊपर इन तीनों चीजों को ना, इन तीनों यानी कि डिस्क को, रिंग को और स्फीयर को, इन तीनों चीजों को पहाड़ से मैंने नीचे मैंने इसको ना फेंका, तीनों को इकट्ठा ही। अब मैं जो चीज इनमें से सबसे पहले फासला तय करेगी ना, याद रखिएगा उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इनमें से सबसे कम किसकी वैल्यू आई है, 0.4। इसका मतलब स्फीयर जो है वो सबसे ज्यादा आसानी से रोटेट करेगा और सबसे ज्यादा फासला तय करेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या आएगी, डिस्क। सबसे एंड पे कौन सी जाएगी, रिंग जाएगी। हम रोड की बात नहीं करते, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां पे आपने ये देख लिया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो बॉडीज जिनकी एक शेप हो, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह कैलकुलेट करता है, शेप इन टर्म ऑफ ऐसे कि उनका जो मैस होगा वो सेंटर में होगा। अब देखें वो बॉडीज जिनका मैस सेंटर में नहीं है, जिनका मैस सेंटर से दूर है, मींस डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर है। मिसाल के तौर पर हम ऐसे ले लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, मेरे पास एक कौन सी बॉडी है, सख्त बॉडी है, हमारे पास रिजिड बॉडी है। मैं कोई भी एग्जांपल फर्ज करें, मैं ईंट की एग्जांपल ले लेता हूं ऐसे। तो ये ईंट का जो मैस है, ईंट क्या एक सेंटर में ठहर सकती है, कभी भी नहीं। जैसे ही आप ईंट को देखोगे ना, तो इसके मैं फर्ज करो 4 पॉइंट बना लेता हूं। ये पॉइंट 1 2 3 4, 1 पे मैस 1, 2 पे मैस m2, 3 पे मैस m3, 4 पे मैस m4। अब देखिएगा जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा, इस रिजिड बॉडी को मैं रोटेट करूंगा, तो रोटेट अगर मैंने किया तो रोटेशन में मेरे पास यहां पे क्या शो होगा, मेरे पास अल्फा शो होगा ना, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो मैस 1 के ऊपर एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा 1, मैस 2 के ऊपर एंगुलर एक्सेलरेशन आया अल्फा 2, मैस 3 के ऊपर एंगुलर एक्सेलरेशन आया अल्फा 3, मैस 4 के ऊपर मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आया अल्फा 4। इसका मतलब है अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है, मुझे मैस मिल रहे हैं, तो मुझे रेडियस भी तो मिलेगा ना, मुझे रेडियस मिलेगा। तो रेडियस मेरे पास फर्ज करें मैस 1 के ऊपर r1²,
मैथ्स 2 के ऊपर R2 स्क्वायर, मैथ्स 3 के ऊपर R3 स्क्वायर, मैथ्स 4 के ऊपर R4 स्क्वायर। ले जी, ये मेरे पास क्या आ गए, इस रिजिड बॉडी के मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आ गए। क्यों? क्योंकि वो बॉडीज जो सख्त होती हैं, याद रखिएगा, उनको जब रोटेट किया जाता है ना, तो रोटेशन में उनसे ये नहीं आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते कि इनका जो मैस है वो सेंटर में आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब जब ये रोटेट करेंगे ना, तो मैस 1 को अगर आप ईंट को ऐसे रोटेट करेंगे, जो उतना ही फासला तय करेगी। मैस 2 से अगर इस ईंट को ऐसे रोटेट करेंगे, ये फिर भी उतना ही फासला तय करेगी। अगर इससे, ये मैस 3 से इस पॉइंट से आप इस बॉडी को इस तरह को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये फिर भी उतना फासला तय करेगी। मैस 4, ये पॉइंट 4 के यानी कि मैस 4 के ऊपर चल जाए, इसको, इस बॉडी को ऐसे रोटेट करें, फिर भी ये उतना ही फासला तय करेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस टर्म में, इस रिजिड बॉडी में फासला यानी कि डिस्टेंस मींस, यानी कि एक्सेलरेशन मींस, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, मींस अल्फा जो है वो एक जैसा ही होगा। इस टर्म को अपने माइंड में रखिएगा। तो अगर मैं यहां से ना कैलकुलेशन करना चाहूं, ये इसकी, ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इसकी मैं कैलकुलेशन करना चाहूं, तो मैं कैसे कैलकुलेशन कर पाऊंगा? तो मैं यहां पे ऐसे लेता हूं, मेरे पास टॉर्क T1 मेरे पास क्या आया, T1 इज इक्वल टू, मैं ये वाला फार्मूला लेता हूं, एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना? तो मैं लूंगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा 1। अब बॉडी 2 के लिए, पॉइंट 2 के लिए, T2 टॉर्क 2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर अल्फा 2। टॉर्क 3 T3 इज इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर अल्फा 3। टॉर्क 4 इज इक्वल टू M4 R4 स्क्वायर अल्फा 4। अब मुझे यहां से एक बात बताएं, मैं अगर इस टर्म को nth टर्म तक ले जाऊं, अगर मेरे पास फर्स्ट करें एक ऐसी रिजिड बॉडी है जिसके लामहदूद पॉइंट्स हैं, जिसके बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, मतलब nth पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, टॉर्क n मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास आएगा mn और n स्क्वायर अल्फा n। ठीक है ना? अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास टोटल टॉर्क कितना है। मुझे तो ये पता तो चले ना कि टोटल टॉर्क मेरे पास कितना है। जैसे मुझको ऊपर वाली में पता चल गया, कैलकुलेशन जब मैंने की ऐसी बॉडीज को जिनकी एक शेप थी, जिनकी एक ज्योमेट्रिक शेप थी, तो मुझे पता चल रहा था कि जो है स्फीयर, उसने उसका जो टार्क है, मूवमेंट ऑफ सॉरी उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सबसे कम है। फिर उसके बाद डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कौन शो कर रहा था, वो शो कर रहा था रिंग। ठीक है? तो इस तरह मुझे पता तो चलना चाहिए। यहाँ पे इसको मैं इनको टोटल करूंगा, तो जब मैं टोटल करूंगा ना, टी टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 और टॉर्क n तक, तो मेरे पास टोटल टॉर्क आएगा। टोटल टॉर्क मेरे पास इस तरह आएगा, मैं लिखता हूं टोटल टॉर्क इज इक्वल टू, देखें इन तमाम में मैंने ऐसे ब्रैकेट ओपन की, मैंने लिखा m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा 3, और प्लस आगे चलते चलते mn और n स्क्वायर अल्फा n। ले स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ये क्या हो गया। अब आप ना अगर देखो ना, तो फासला इस रिजिड बॉडी ने सेम ही तय किया, मींस अल्फा हमारे पास सेम है। तो अल्फा, अब अल्फा को यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं। यही पॉइंट ऐसा था जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसको अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी हर पॉइंट के ऊपर फासला सेम सेम तय करेगी, इस वजह से इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को मींस अल्फा को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अल्फा को मैंने क्या किया, अल्फा को मैंने किया कॉमन किया, तो मेरे पास टोटल टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, ब्रैकेट के अंदर आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस चलते चलते mn rn स्क्वायर। ले स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ गया, टोटल टार्क। लेकिन इस टोटल टार्क में अगर आप देखो m1 स्टूडेंट्स, m1 r1 स्क्वायर, ये तो हम क्या, इसको तो हम हमने इसको i से नहीं था डिनोट किया। ये देखिए टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास i अल्फा, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह i भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें फिर क्या करना पड़ेगा, i1 i2, हम इसकी जगह क्या करते हैं, इन तमाम टर्म्स को ना हम एक ऐसे पॉइंट पे शो कर लेते हैं जहां पे हमें i भी मिले। तो हमने इसको i पॉइंट तक शो कर लिया, मींस इसको आपने ऐसे शो कर लिया, टॉर्क, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा MIRI स्क्वायर। ये आपके पास एक जर्नल टर्म में क्या बन गया, टोटल टॉर्क। स्टूडेंट्स, ये आपका बन जाता है ऐसे।
एक रिजिड बॉडी का टॉर्क इस तरह आप कैलकुलेट करोगे, वो बॉडीज जिनकी एक शेप है उसका आप इस तरह कैलकुलेट करोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई। आप स्टूडेंट्स को ये तमाम टर्म्स पेज नंबर 109 के ऊपर मिल रही होंगी, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज इश्यू है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।